अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है। और हमारा जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मुराद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन बेटा ये बात जहन में रहे कि तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते। मिसाल के तौर पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तमाम मेटल बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और सायानाइड्स, मेटल सायानाइड्स जो हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन को देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किन्हें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं। दे आर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, या फिर उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं एंड दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बेसिकली क्योंकि आयनिक कैटेगरी में आते हैं और मेटल साइनाइड्स भी आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनमें जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो है CH4, जिसका नाम है बेटा मीथेन। मीथेन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा दूं, एक क्लोरीन लगा दूं लेट्स सपोज, तो 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हो तो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्लोरोमीथेन कहते हैं। तो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड जो है बेटा ये मीथेन का डेरिवेटिव है। अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा दें तो बाकी 3 हाइड्रोजन है तो CH3OH, इस कंपाउंड को मिथाइल अल्कोहल या मेथानोल बोलते हैं। अगर इसकी जगह मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, NO2 ग्रुप लगा दूं, तो ये CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, या इसको मिथाइल नाइट्राइट बोलते हैं, मिथाइल नाइट्राइट। और ऐसे बेशुमार कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं बेटा, ये सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन ज़रूर होती है। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की शर्त होगी कि कार्बन इज़ द एसेंशियल एलिमेंट और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन इज़ essential element of organic compounds। कार्बन बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट तो ज़रूर है,
लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ अगर ये कह दें कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, तो बेटा ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ये प्रॉपर नहीं है। कार्बन होगा ज़रूर, लेकिन ये नहीं कि सारी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ये डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो 19वीं सदी के आगाज़ में एक बड़ा नाम है साइंटिस्ट का, जॉन जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस। बेटा जे बर्जीलियस ने एनिमल और प्लांट सोर्स से, एनिमल और प्लांट सोर्स से जे बर्जीलियस ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स आइसोलेट किए, जिन कंपाउंड्स को जब उसने स्टडी किया तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये कंपाउंड जो हैं वो एनिमल और प्लांट सोर्स में यानी लिविंग सेल्स में तो पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, ज़मीन से या नॉन लिविंग सोर्सेज से ये हासिल नहीं होते। मसलन आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, ये टिपिकली ऑर्गेनिक उसमें एनिमल्स और प्लांट्स से पाए जाते हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक होगी बात। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, ये वो ऑर्गेनिक, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो प्लांट लिविंग थिंग्स के साथ है। और लिविंग थिंग्स को बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स से ये लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑर्गेनिक, यानी दोज कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स which are obtained या which are isolated from organisms are organic in nature, they will be organic compound। तो तकरीबन लगभग 200 साल पहले 1808 से 1848 तक इसका दौर है। तो 1810 से 20 के दरमियान की इसकी स्टडीज़ हैं, जिन स्टडीज़ में इसने इन कंपाउंड्स को अलहदा से डिफ़ाइन किया। तो तकरीबन आज से 200 साल पुरानी बात है कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक तारुफ़ करवाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे क्या, ठीक होगी बात। अब इस एतबार से जिस वक्त बर्जीलियस ने बेटा ये काम किया, तो बर्जीलियस ने एक ख्याल ज़ाहिर किया कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सेल्स के अंदर तैयार होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं तैयार होते। अब उसका ख्याल था कि दरअसल ज़िंदा जानदारों में या ज़िंदा चीज़ों के अंदर वाइटल फोर्स होती है, ज़िंदा कुव्वत होती है, जिसे हम सादा ज़ुबान में ज़िंदगी कह सकते हैं, ठीक है। एक ज़िंदा ताकत होती है, एक वाइटल फोर्स होती है, और ये कंपाउंड उस वाइटल फोर्स के ज़ेरे असर तैयार होते हैं। वाइटल फोर्स लिविंग सेल्स के अंदर इन कंपाउंड्स को तैयार करती है। इस नज़रिए को या इस कॉन्सेप्ट को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी उसने बताई जनाब, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, organic compounds are synthesized in living cells under the influence of vital force। एक जिंदा ताकत है जिसके, और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो लाइन लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ ही अरसे में एक जर्मन साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने बेटा 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर लिया। गो कि ये तैयार हुआ एक्सीडेंटली, वो कैलकुलेटेड नहीं था कि वो यूरिया तैयार कर रहा है, लेकिन बेटा एक एक्सपेरिमेंट में उसे यूरिया हासिल हुआ। और यूरिया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लिविंग थिंग से हासिल होता था, एनिमल यूरिन से हासिल होता था। यूरिया जो है मैन्योर के तौर पे, खाद के तौर पे सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, और इसका सोर्स क्या है, एनिमल यूरिन, जानवरों के पेशाब से हासिल होता है, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक होगी बात। अब बेटा यूरिया जो है ये बेसिकली वो सिंथेसाइज करना चाह रहा था अमोनियम सायनेट
फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सिल्वर सायानेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर साइनेट के सॉल्यूशंस को मिक्स करके ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको अमोनियम सायानेट मिलेगा, जो कि एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, धमाका खेज़ मवाद है। याद रहे कि बेटा 19वीं सदी के आगाज़ में धमाका खेज़ मवाद जो है ये तैयार होना शुरू हुआ है, गोला बारूद वगैरह, इसका आगाज़ जो है 19वीं सदी में है। तो वो अमोनियम साइनेट एक एक्सप्लोसिव मटेरियल को तैयार करना चाह रहा था, लेकिन बेटा जब उसने सॉल्यूशंस को मिला के हीट किया और बाद में जो क्रिस्टल्स हासिल हुई, तो वो क्रिस्टल्स को जब एनालाइज किया गया तो अमोनियम साइनेट नहीं था बल्कि वो यूरिया था। तो हुआ क्या जनाब, जो बुक जो इक्वेशन हमारी बुक्स में आमतौर पर दी होती है कि उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो अमोनियम साइनेट यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब अमोनियम साइनेट एक और आयोनिक कंपाउंड दिखता है, अमोनियम आइंस और सायानेट आइंस का कम्बिनेशन, जबकि ये कोवलेंट है। अगर इनका केमिकल फार्मूला देखें तो सेम है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये कोवलेंट है, ठीक है। और ये कंपाउंड जो है ये सदियों से नॉन कंपाउंड है यूरिया। तो इस कंपाउंड के तैयार होते ही वाइटल फोर्स 3 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई, क्योंकि यूरिया तो एनिमल सेल्स में बनता है, एनिमल टिश्यूज़ में तैयार होता है यूरिन, और फिर वहाँ से यूरिन कैसे यूरिया बनता है। तो लेकिन ये लेबॉर्ट्री में भी तैयार हो गया। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री एज वेल, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री में भी तैयार हो सकते हैं, लिविंग सेल्स में भी तैयार हो सकते हैं। तो वो जो एक पुराना नज़रिया, थोड़ा सा चंद साल पुराना कहें आप नज़रिया था, क्योंकि बर्जीलियस का भी जो वर्क है वो 1810 से 1820 के दरमियान वाला जो वर्क है, उस दौरान उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो शिनाख्त की और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तारुफ़ करवाया। 1828 में ये जो नज़रिया था ये गलत साबित हो गया कि वाइटल फोर्स होती है और उस वाइटल फोर्स या ज़िंदगी या उस ज़िंदा ताकत के ज़ेर असर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होते हैं, ठीक होगी बात। तो मौजूदा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चलते चलते तारीफ़ है वो मैंने पहले डिफ़ाइन कर दी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली मॉडर्न हम उसको डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि दे आर हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ज़रूर पाई जाती है, बट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट नेसेसरली ऑर्गेनिक इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बनेट्स एंड बाइकार्बोनेट मेटल साइनाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेटा ये जो काम हो गया, इस काम ने साइंस के लिए एक नया फील्ड, एक नया इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया जाए। तो अब हमारे पास मौजूदा दौर में इस चीज़ की वजह से जो जितनी एडवांसमेंट है, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, और उनके सिंथेसिस की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसान हो गई है। मिसाल के तौर पे कॉटन और सिल्क कुदरती तौर पे पाया जाने वाला धागा है। अब कॉटन और वूल, ऊन जो है, लेकिन बेटा हम आर्टिफिशियल सिंथेसाइज कर लेते हैं नायलॉन को, रेयॉन को, ठीक है, पॉलीएस्टर को तैयार कर लेते हैं, और ये लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्री में तैयार होने वाला ये धागा जो है ये फिर कॉटन के साथ ब्लेंड करके पॉलीएस्टर को, ठीक होगी बात, इसी तरह वूल के साथ नायलॉन, पॉलीएस्टर वगैरह को मिक्स करके हम डिफरेंट स्टफ़ जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्लोथ बना सकते हैं। और डेफिनेटली कुदरती तौर पर जो हमें धागा हासिल होगा कॉटन से, सिल्क से, वूल से जो हमें हासिल होगा, वो पूरी नौ इंसानियत को जो है ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। तो हम सिंथेटिकली ये ऑर्गेनिक तैयार कर लेते हैं। पॉलीएस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अलावा नायलॉन है, और दीगर जो भी फ़ाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं ये सिंथेटिक फ़ाइबर है, और ये सिंथेटिक फ़ाइबर जो है वो नेचर के साथ कुछ ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जाता है, और तैयार इससे हम अपने क्लोथ्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी तैयार की जाती। डाइज़ ऑर्गेनिक रंग हैं, डाइज़ हैं, ठीक होगी बात। प्लास्टिक्स देखें, आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, ठीक है ना जी, पैकिंग मटेरियल से लेके, वो शॉपिंग बैग से लेके,
और जितने हमारे रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें प्लास्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लास्टिक्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक होगी बात। इसके अलावा वार्निशेस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्रग्स, मेडिसन्स जो हैं, बहुत सारी हर किस्म की दवाई के लिए, बीमारी के लिए हर किस्म की मेडिसिन तैयार की जा रही है। पुराने वक्तों में वो प्लांट सोर्स से हम हासिल करते, वो फकियाँ सी बना लेते थे। गो कि आज भी जो दवाइयाँ बनती हैं उनका मेजर सोर्स वही प्लांट सोर्स होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मदद से उसको मॉडिफाई करके उसके मॉलिक्यूल को मज़ीद बेहतर बना लेते हैं, और बेहतर से बेहतर मेडिसिन जो है वो तैयार की जा रही है, ठीक होगी बात। तो तमाम किस्म की ड्रग्स, मेडिसन्स, और इसके अलावा फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तमाम मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं, ड्रग्स, डाइज़ बनाए गए हैं, कपड़ा बनाया गया है, ठीक होगी बात। ये सारे के सारे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये सारे सिंथेटिक हैं। और इन कंपाउंड्स की तैयारी की वजह से इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ है, इंसान को क्या बेनिफिट हुआ है कि इंसान की ज़रूरियात नेचुरल रिसोर्सेज से पूरे नहीं किए जा सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक़ल और समझ अता फ़रमाई। एक हादसाती तौर पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार हो गया, और उस हादसे ने इंसान को एक नई सोच दी कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सकता है, और आज उस तरक्की की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। तो ये बेटा एक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कोई बुनियादी बातें इंशाल्लाह वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे बेटा आप लोग पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।